सभी को नमस्ते। सभी तैयारी करने वाले अभ्यर्थी ऑनलाइन लाइव जुड़ने का प्रयास करें। आज का ये सेशन हमारा सिर्फ परीक्षा की तैयारी और जो भी हम परीक्षा तैयारी के दौरान महत्वपूर्ण बातें स्किप कर जाते हैं, इग्नोर कर जाते हैं, उन चीजों के ऊपर थोड़ा अपने डिस्कशन करेंगे। तमाम आरपीएससी की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले, अधीनस्थ बोर्ड की तैयारी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सा ये सेशन। आप सब लोग एक बार लाइव जुड़ जाएं, फिर अपने इसको स्टार्ट करते हैं। तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सा ये सेशन। आप सब लोग एक बार लाइव जुड़ जाएं, फिर अपने इसको स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग पवन, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए अपने स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो सभी को गुड मॉर्निंग अगेन। तैयारी करना और नौकरी पाना, ये हम सब तैयारी करने वाले आप सभी अभ्यर्थियों का एक सपना है और ईश्वर से आशा करता हूं कि इस नववर्ष के प्रथम लाइव सेशन में आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं कि आने वाली भर्ती परीक्षाएं जो इस वर्ष राजस्थान में होने वाली है उसमें आप सभी को अग्रिम सफलता मिले। उन सभी के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। लेकिन ये जो यात्रा हम शुरू कर रहे हैं नव वर्ष के अंदर, इस यात्रा के दौरान हमें कुछ एक बातों के ऊपर अपना विशेष ध्यान रखना है। तैयारी करते वक्त उन चीजों को अपने थोड़ा फॉलो करके चलना है। तो यह आपके लिए तैयारी की जो प्रक्रिया है या सफलता की जो प्रक्रिया है उसको थोड़ा ज्यादा आसान बनाने का काम करेगा। तो सबसे पहले अपने उन चीजों के बारे में, उन स्टेप्स के बारे में, उन चरणों के बारे में देखते हैं जो आपको यहाँ तैयारी जिन अभ्यर्थियों ने शुरू कर रखी है पहले से और जो अब वर्तमान में सोच रहे हैं कि हमें तैयारी कैसे करनी है या किस भर्ती परीक्षा की हमें तैयारी करनी है। क्योंकि अभी लगभग 60 से अधिक भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर आरपीएससी के द्वारा और अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। तो मोस्टली अभ्यर्थी जो पहले तैयारी में नहीं लगे हुए थे वो अभी इस असमंजस में भी हैं कि हम किस चीज की तैयारी करें, ठीक है, और तैयारी करें तो फिर किस प्रकार से करें ताकि हमारा सिलेक्शन हो। तो ये बहुत सारे सवाल जवाब बच्चों के अक्सर रहते हैं और उन्हीं को लेकर के अपने ये लाइव सेशन आज शुरू कर रहे हैं। तो इसमें स्टेप वाइज हम बात करेंगे कि कैसे हमें कहां से तैयारी को शुरू करके किन किन बातों को फॉलो करते हुए उस सफलता के मुकाम तक पहुंचना है। उसके दौरान अपने को कौन कौन सी चीजें जो है वो जहन में रखनी है और उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। सबसे बड़ी चीज ये है कि जब आपने सोच लिया है कि मुझे नौकरी पानी है तो फिर अपने लिए उसके प्रति आपका डेडिकेशन जो है, आपका समर्पण जो है, वो ही आपकी सफलता का संघर्ष है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने व्यक्तित्व में आप किस प्रकार से उसको फॉलो करेंगे वो सारी बातें भी अपने को यहां देखनी है। ठीक, तो स्टेप वाइज मैं कुछ एक पॉइंट्स आप लोगों से शेयर करूंगा और उसके बाद में आपकी जो भी क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज होंगी, उनके ऊपर भी अपने इस लाइव सेशन के अंदर चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनका जो पहला काम होना चाहिए वो है आपको निर्णय लेना पड़ेगा। निर्णय लेना यानी कि आप किस भर्ती परीक्षा की तैयारी में अपने आप को लगाना चाह रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी ये पॉइंट उनके लिए नहीं है जो पहले से ये सोच रखा है जिन्होंने, या पहले से वो पिछले 1-2-3 वर्षों से किसी एक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए तो वही टारगेट है और उसी को उनको फॉलो करना चाहिए। लेकिन जो नए अभ्यर्थी पहली बार ये सोच रहे हैं, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी ग्रेड फर्स्ट की भर्ती परीक्षा भी जून में आयोजित होने वाली है। आगे सितंबर के अंदर आपके लिए सेकंड ग्रेड की भर्ती परीक्षा भी आयोजित होने वाली है और उसके साथ साथ रीट प्री का जो एग्जाम है वो भी फरवरी में हो रहा है। तो उसकी भी वैकेंसी जो है वो जल्दी ही आगे, रीट मेंस की जो वैकेंसी है ग्रेड थर्ड टीचर के लिए वो भी लॉन्च होने वाली है। तो पहली बड़ी दुविधा तो यही है
अधिकतर 99% स्टूडेंट्स की कि हम तैयारी किसकी करें, फर्स्ट ग्रेड की करें, सेकंड ग्रेड की करें, ग्रेड थर्ड की करें। तो ये सबसे पहले आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा, आपको ही इस बात का निर्णय करना पड़ेगा। क्यों कह रहा हूं ये बात? क्योंकि आप अपनी कमजोरियों को, अपनी मजबूती को आप बखूबी खुद जानते हैं, ना कि कोई दूसरा टीचर जानता है, ना ही कोई दूसरा आपके घर परिवार का कोई व्यक्ति जानता है। इसके लिए आप कैसे निर्णय लेंगे? अब हवाई निर्णय तो होंगे नहीं हमारे। तो दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट हमारे सामने आएगा वो है कि जिस भी भर्ती परीक्षा की आप तैयारी करना चाह रहे हैं, 1, 2, 3, जैसे जो टीचर एग्जाम की विशेष रूप से मैं कहूं तो तैयारी करने वाले, तो आप सबसे पहले उन तमाम भर्ती परीक्षाओं का सिलेबस जो है उसका प्रिंट आउट लीजिए, और सिलेबस प्रिंट आउट लेकर के आप अपने पास लेके आइए उसको, और फिर तीनों सिलेबस को बराबर रखिए। अब आप खुद से एक बार के लिए ये क्वेश्चन करें कि इन सिलेबस को देखते हुए मुझे सबसे पहले मेरे लिए आने वाला जो समय है मेरा, और वो समय ज्यादा से ज्यादा 1 ईयर का टाइम है आपके पास, उससे भी बहुत थोड़ा समय है, मैं ग्रेड फर्स्ट और सेकंड का कहूं तो 6 और 8 महीने का समय मुश्किल से आपके पास। तो इतने शॉर्ट टाइम में मुझे इस तीनों सिलेबस के अंदर कौन सा ऐसा सिलेबस है जिसके कुछ पॉइंट्स पे मेरी मजबूती है, और ये पॉइंट्स मैं इतने से समय के अंदर कर सकता हूं। तो इसका निर्णय सबसे पहले आपको स्वयं लेना पड़ेगा। और एक चीज हमेशा याद रखिए, कोई भी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा मैं 0.1% स्टूडेंट को अगर निकाल दूं, सिर्फ 0.1% स्टूडेंट को, तो ऐसे अभ्यर्थी आपको बहुत कम मिलेंगे जो ग्रेड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों के अंदर अपना सिलेक्शन करवाते हैं। ऐसे कैंडिडेट्स की संख्या जो मल्टी ब्रिलियंट टाइप के मैं बोल सकता हूं, उनसे अपना कोई मुकाबला नहीं है, न ही उनसे अपना किसी प्रकार की कोई मेरिट डिसाइड हो रही है। हर भर्ती प्रतियोगी परीक्षा में 5, 7, 10 स्टूडेंट्स ऐसे जरूर होते हैं जो एक से अधिक विषयों के अंदर भी और अपने एक से अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना चयन करवाते हैं। आप उनसे अपना कंपटीशन, अगर आप उनको सोच के अपना कंपटीशन को सिलेक्ट कर रहे हैं कि फर्स्ट ग्रेड में तो बहुत कंपटीशन है और वो उतने लोग बैठे हैं पहले से तैयारी करने वाले, तो मैं ग्रेड थर्ड की तैयारी कर लेता हूं, तो सबसे पहले आपको इस बात का निर्णय करना पड़ेगा। ये सेम बात उसी तरीके से है अभ्यर्थियों, जैसे आपको जयपुर जाना हो और आप बीकानेर वाली बस में बैठ गए हैं, तो निश्चित बात है कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे तो बहुत देरी से पहुंचेंगे और हो सकता है नहीं पहुंच पाए। तो आपकी ये जो जिंदगी की यात्रा जो आप शुरू कर रहे हैं तैयारी के साथ, ये आने वाले 6-8 महीने, साल, 1.5 साल आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि इससे महत्वपूर्ण कार्य आपकी जिंदगी में दूसरा कोई नहीं हो सकता। तो पहले इस बात को बखूबी अपने दिमाग में, दिलो दिमाग में सेट कर लें कि मुझे क्या करना है, और फिर जब आपने डिसाइड कर लिया है तो उसके लिए मुझे आगे क्या सोर्सेज फॉलो करने हैं वो बाद की बात है। मोस्टली अभ्यर्थी बता रहा हूं मैं आपको, 70% ऐसे लोग हैं जो अपने घर परिवार आसपास के लोगों को देखकर ये सिलेक्ट करते हैं कि मुझे किस चीज की तैयारी करनी है। फला मेरी बहन, फला मेरा रिश्तेदार, फला मेरा दोस्त उस चीज की तैयारी कर रहा है, फला कोचिंग में जा रहा है, फला किताबें पढ़ रहा है, तो मैं भी वही कर लेता हूं। आप भीड़ का हिस्सा मत बनिए। क्यों नहीं बनिए? क्योंकि आरपीएससी आपका सिलेक्शन कर रही है, और सिलेक्शन उन लोगों का कर रही है जो उस भीड़ से बिल्कुल अलग है। ये बात तय मानिए आप कि आपको अगर उसी भीड़ का हिस्सा बन के आप चल रहे हैं तो आप उसी भीड़ में खो जाएंगे, और भीड़ का कभी कोई रास्ता नहीं होता है दोस्तों। इसलिए अपना रास्ता आपको खुद बनाना है। वो रास्ता बनाने का काम सबसे पहले आपका उसी निर्णय की प्रक्रिया से शुरू होना है, जहां आपको मजबूती के साथ पहले यह डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। और जब आपने डिसाइड कर लिया तो उस लक्ष्य तक या उस पेपर के होने तक आप दूसरा कोई ऑप्शन तलाश मत करना। आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाली, आपको विचलित करने वाली बहुत सारी चीजें आपके रास्ते में आएगी। हो सकता है कि आपको कहने वाले ये लोग भी होंगे कि फर्स्ट ग्रेड में सीटों की संख्या इतनी कम है, आप किसकी तैयारी कर रहे हो? आपसे तैयारी करने वाले बहुत बेहतर स्टूडेंट्स बैठे होंगे। हमारा कंपटीशन हमारे खुद से। जब आप दूसरों को सोच के अपनी तैयारी को प्रभावित कर रहे हैं या अपना निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो याद रखना, अगर 80 सीटें हैं, अगर 30 सीटें हैं, अगर 300 सीटें हैं, रिजल्ट उन सीटों का भी आएगा, उन सीटों पर भी सिलेक्शंस होंगे। आप ये मत मानिए कि मैं तैयारी करके बाहर हो गया या मैं विचलित होकर बाहर हो गया इस रास्ते से, तो वो दूसरे कोई तैयारी कर रहे नहीं होंगे। सब कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन उसी का हो रहा है जिसने अर्जुन की मछली की आंख की तरह अपने लक्ष्य को साध लिया है, जिसको सिर्फ और सिर्फ 23 जून की डेट नजर आ रही है कि मुझे 23 जून को ग्रेड फर्स्ट का एग्जाम देना है, और वो एग्जाम इस तरीके से देना है
कि मैं जब एग्जाम में बैठूं तो मेरे सामने सारे प्रकार के ऑप्शंस हो, सारे प्रकार की मेरी तैयारी इतनी परिपूर्ण हो कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़े कि कितने कैंडिडेट्स पेपर देने बैठे हैं, कितनी उपस्थिति रही है और तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स का लेवल क्या था। मुझे यह पता है कि मेरी तैयारी का लेवल इतना है कि अगर 75 क्वेश्चन जीके के फर्स्ट पेपर में आ रहे हैं तो उस 75 क्वेश्चंस में से मेरी रेंज कम से कम 65 क्वेश्चन की होगी। मेरी तैयारी, मेरा कंटेंट इतना मजबूत है कि 75 में से 65 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मेरे मटेरियल से होंगे, मेरे पढ़े हुए होंगे, और उनमें से अगर मैं अटेम्प्ट भी करूंगा, अगर आप 60 भी अटेम्प्ट करे आए और गलती से आपसे कॉमन माइंड मिस्टेक से 10 गलत भी निकल गए तो भी कोई बात नहीं। अगर आप 45-50 क्वेश्चन की रेंज को क्रॉस करके चल रहे हैं तो निश्चित रूप से आप सिलेक्शन की दौड़ में हैं, सीटें चाहे कितनी मर्जी हो। तो पहले तो अपने माइंड में इस बात को सेट कर लेना। ये इसलिए कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, क्योंकि आप एक से अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का निर्णय अगर लेते हैं तो आप पहली मिस्टेक तो वही कर रहे हैं, क्योंकि हर भर्ती परीक्षा का सिलेबस, हर भर्ती परीक्षा का एग्जाम पैटर्न और हर भर्ती परीक्षा में आने वाले प्रश्नों का स्तर आपको अलग मिलेगा। इसलिए कभी तुलना मत कीजिए। यह तुलना आप तब करना जब आप सिलेक्ट हो जाएं और जब आप ऊपर के ग्रेड की तैयारी में अपने आप को आगे जारी रखेंगे, तब आप इस बात को पहचान पाओगे कि मुझे सिलेक्शन के लिए एक एक प्रश्न के ऊपर आपको अपनी कमांड बनानी पड़ेगी। और ऐसा संभव तभी हो सकता है जब अपने स्टेप वाइज आगे बढ़े। ठीक है, बहुत अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी को कि जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जिनका ग्रेड फर्स्ट का एग्जाम डायरेक्ट क्रैक होगा, बड़े भाग्यशाली लोग होंगे। और वो वही हैं जिन्होंने ये डिसाइड करके चले थे कि मुझे कोई रीट नहीं देनी, कोई सेकंड ग्रेड नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ मुझे ग्रेड फर्स्ट के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि पहली भर्ती मेरे सामने वही है जो जून के महीने में आयोजित होने वाली है। ठीक है, तो निर्णय अगर आपने कर लिया है तो फिर उसी निर्णय के ऊपर अडिग रहिए। फिर दूसरी बात जो हमें सबसे महत्वपूर्ण है वो है उसके बाद का हमारा सिलेबस। मैं देखता हूं अक्सर तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को, अपनी कॉपियां बहुत सारी है, किताबें बहुत सारी है, सब कुछ है उनके पास, लेकिन जब उनसे ये पूछते हैं कि सिलेबस में राजस्थान हिस्ट्री या जनरल साइंस या स्कूल मैनेजमेंट या साइकोलॉजी के टॉपिक बताइए आप कौन कौन से, तो उनको वो टॉपिक याद नहीं आ रहे होते। आप क्या पढ़ रहे हैं? सिलेबस जिसने डिजाइन किया है, सिलेबस जिसने बनाया है, जिस सिलेक्शन कमेटी ने उसका चयन किया है, बड़े सोच समझ के किया है। और आपके लिए महज हो सकता है वो 4 कागज के पन्ने हों। आपको ये लग रहा होगा कि सिलेबस है क्या, इसको बार बार क्या देखना है। इसको सुबह उठकर सबसे पहले अपने सिलेबस में नजर डालना, सबसे पहले अपने सिलेबस को देखना। वो सिलेबस आपको दिन की पहली ऊर्जा देगा। वो सिलेबस आपको पहली सूर्य की पहली किरण के साथ, जब आप ये सोच रहे हैं कि मुझे तैयारी शुरू करनी है, किस चीज की तैयारी शुरू करनी है, आप उस सिलेबस को सरसरी नजर से पढ़िए। आपको पता चलेगा कि कल मैंने क्या किया था और आज मुझे क्या करना है, और कितना पार्ट मैंने सिलेबस का कर दिया है, कितना समय मेरे पास बचा है, बहुत सारी चीजें। इस बात को अपनी तैयारी के जीवन में पहले उतारना, उस सिलेबस को देखना ही अपने आप में मोटिवेशन है। आप ये अपने जहन में नहीं रख सकते कि आरपीएससी कैसी होगी या मुझे सिलेक्शन के बाद स्कूल कैसा मिलेगा, कौन सा स्कूल होगा, वो आपके पास अभी नहीं है। आपके पास अपनी तैयारी का जो शुरुआत है, सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि आप जिस यात्रा को शुरू कर रहे हैं, आपकी टिकट उसके पास आपके पास है या नहीं। तो सिलेबस आपकी टिकट है जो आपको देखनी है कि मुझे कहां जाना है। तो सिलेबस को अपने कॉपी के अंदर फर्स्ट फ्रंट पेज पे चिपका के रखिए। कैसे भी आप उसको रोजाना आपको उसको रिमाइंड करना है। अधिकतर सीधी चीजें ये होती है कि जब अपने क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो अपने को कई बार पता चलता है कि ये क्वेश्चन सटीकली उन टॉपिक्स में से उठे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आपको सिलेबस का पूरा कंठस्थ हो गया सिलेबस आपके, फिर आप पिछले सालों के कोई पेपर्स उठाते हो, तब आपको पता चलता है कि ये इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन हमेशा उठे हैं। इसका मतलब जो सिलेक्शन कमेटी है आरपीएससी की या अधीनस्थ बोर्ड की, वो उन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस लगा रही है। आप भी अपनी तैयारी का फोकस उन टॉपिक्स पे लगाइए। आपको निश्चित रूप से 2, 4, 5 ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो पिछली भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हैं, लेकिन आपको पता नहीं था कि वो हमारे सिलेबस के कौन से टॉपिक से हैं। इसलिए उस सिलेबस को बार बार रोजाना देखोगे, वो आपको एक मोटिवेशन देगा। वो आपको ये बताएगा कि आपको कहां जाना है, कैसे तैयारी करनी है, कौन से टॉपिक के ऊपर आपको फोकस लगाना है। मोस्टली स्टूडेंट्स के पास सिलेबस नहीं होते, और अगर दे भी दे, मान लो उनको प्रिंट आउट भी दे दें, तो भी ऐसा नहीं होता कि उसको 1 दिन 2 दिन 4 दिन में एक बार पन्ने पलट के देख लें, नहीं देखते। तो एक चीज जो आपको, जब आपने निर्णय कर लिया है, आप सिलेबस की तरफ बढ़िए।
जब आपने सिलेबस पूरा देख लिया है अपना कि मुझे अब इस कंपटीशन की तैयारी करनी है, उसके बाद थर्ड नंबर जो अपना आता है वो है हमारा स्टडी मटेरियल। अब हमें उस तरफ बढ़ना पड़ेगा जहां से हमारा सिलेबस का मैटर कवर हो, स्टडी मटेरियल। अब सबसे बड़ी कैंडिडेट्स के लिए दुविधा आज के समय की अगर मैं बताऊं तो वो यही है, बाजार भरा पड़ा है किताबों से, नोट्स से, कोचिंग से, सब चीजें अभ्यर्थी के इर्द गिर्द बहुत सारी मात्रा में पड़ी है। वो समय अलग था जब बहुत सीमित सोर्सेज हुआ करते थे, और जितने सीमित सोर्सेज हुआ करते थे सिलेक्शन उतने ही आसान हुआ करते थे। जैसे जैसे ये सोर्सेज बढ़े हैं, जैसे जैसे ये स्टडी मटेरियल का तरीका प्रस्तुत करने का बढ़ा है, अभ्यर्थी के लिए उतनी ही बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं। उसको यही नहीं डिसाइड हो पा रहा है उससे कि मुझे कौन सा कंटेंट पढ़ना चाहिए और कौन सा कंटेंट छोड़ना चाहिए। और प्यारे विद्यार्थियों, ये मान के चलना, सिलेक्शन के लिए ज्यादा जरूरी ये नहीं है कि आप कितना पढ़ते हैं, उसके लिए ज्यादा जरूरी ये है कि आप कितना छोड़ते हैं। मेरा छोड़ने से मतलब ये नहीं है कि आप सब्जेक्ट की कवरिंग थोड़ी कर दो या उस टॉपिक के बारे में थोड़ा कर दो, उसका मैटर थोड़ा पढ़ो, मेरा ये अर्थ नहीं है। मेरा अर्थ ये है कि आपने मान लो किसी बुक को उठाया, किसी गाइड को उठाया या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स को उठाया, आपने अपना समय लगाया उसको पढ़ने में। आपने हो सकता है एक राजस्थान ज्योग्राफी का टॉपिक पूरा करने या उसका सिलेबस पूरा करने में आपको 1 महीने का समय लगे, लेकिन 1 महीने बाद कोई दूसरा कंटेंट आपने उठाया और आपको यह लग रहा है कि पहले वाला कंटेंट तो कुछ भी नहीं था, यह कंटेंट ज्यादा बेटर है, और आप उस कंटेंट के ऊपर अब काम करना शुरू कर रहे हैं। इसी तरीके से परीक्षा का दिन नजदीक आता चला जाएगा और लास्ट में आपके माइंड में इतनी स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगी कि आपको यह पता नहीं चल रहा होगा कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, पहले दिन से यह डिसाइड करके चलना कि मुझे क्या पढ़ना है। आपका स्टडी मटेरियल सिलेक्टिव होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। अब वो कहां से होगा, तो उसका सबसे पहला बेसिक आधार जो एट ए टाइम चलता है वो है आपकी स्कूल लेवल की बुक्स। अब आपको स्कूल लेवल्स की बुक्स को लाइन टू लाइन नहीं पढ़ना है। हर किताब को पढ़ने का अपना एक तरीका है। अगर आप एक किताब को, जो 300 पेजों की किताब है, उसको याद करने की कोशिश करेंगे, आप पूरा साल लगा देंगे लेकिन आपके वो याद नहीं होगी। तो फिर उसका तरीका क्या है? उसका तरीका है या तो खुद से हम चीजें तैयार करें हमारी जो हमारे लेवल की हो। पहला, स्टडी मटेरियल सिलेक्टिव हो, कॉन्फिडेंशियल हो, उसके ऊपर हमें भरोसा कि यहां से प्रश्न बनेंगे और यहां से प्रश्न आएंगे, इस कंटेंट से आएंगे, तो मुझे कैसे हल करना है। तो सिलेक्टिव चीज के साथ साथ अपनी व्यापक कवरेज कंटेंट की आपको करनी है। और जब एक बार आप कोई कंटेंट अच्छे से कर लेंगे, उसके बाद वही नहीं रुकना है आपको। आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट के लोग, बहुत सारे टीचर्स ये कहेंगे कि एक फलां बुक पढ़ लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। झूठ बोल रहे हैं आपसे। अगर वो खुद सिलेक्ट हैं तो उनसे पूछना कि आपने अपनी तैयारी में क्या एक चीज को फॉलो किया था? नहीं किया था। वो आज आपको कहने को कह रहे होंगे कि आप फलां पब्लिकेशन की एक किताब ले आइए, पिछले साल सारा पेपर उसी में से आया था, और आप पागलों की तरह भागते हैं और वो किताब लेके आते हैं और उसको याद करना शुरू कर देते हैं। पेपर देने के बाद आपको पता चलता है कि वही 50% क्वेश्चन आए उसमें से जो हमारा सिलेक्शन नहीं करवा सकते। और याद रखना बच्चों, जिंदगी में ये एग्जाम देने की घड़ियां व्यक्तियों को बहुत कम मिलती हैं। जितनी बार आपको मिल रही है, आप उनके अंदर फेल्योर हो रहे हैं, आप उनमें असफल हो रहे हैं। अपने पिछली तैयारी के ऊपर गौर करना और देखना कि मेरी गलतियां कहां हुई थी। एक पेज के ऊपर उनको आप लिखना। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता, आपसे बेहतर आपका निर्णय कोई नहीं कर सकता। ये जितनी चीजें हमारे इर्द गिर्द घूम रही है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ सही दिशा देने वाली और मोस्टली आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाली होगी, आपको विचलित करने वाली होगी, और आप उस रास्ते पे बढ़ ही नहीं रहे हैं जहां से हमारा सिलेक्शन निकलेगा। तो एक तो किसी के भी इस बहकावे में मत आना कि इतनी चीज पढ़ लो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है, लेकिन शुरुआत कहां से होगी? जब आपने एक कंटेंट बहुत अच्छे से तैयार कर लिया है, उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, कोई भी किताब, कोई भी नोट्स आप लेके आइए। वो नोट्स आपका रिवीजन करवा सकते हैं।
आप जब दूसरी बार किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़ रहे होंगे तब आपको यह पता चलेगा कि हाँ, इतनी चीजें मेरे को बिल्कुल क्लियर तरीके से आ रही है, ये पॉइंट थोड़ा सा नया आया है, इसको मैं राउंड मार्क कर लेता हूं और उसको मैं मेरी कॉपी में लिख लेता हूं। तो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हो सकती है वो ये है कि आपको अपने कंटेंट की रेंज वाइड करनी पड़ेगी, और उसकी शुरुआत कोई नहीं कर सकता, आप स्वयं करेंगे। जब आप अपना स्तर कल हम जहां थे उससे ऊपर अपने आप को अगले दिन लेके जाएंगे तो आप मान लेना कि आपकी तैयारी सिलेक्शन की तरफ बढ़ रही है। और जिस दिन आपको यह लगे कि मैं कल भी वहीं था, 1 साल पहले भी वहीं था और 6 महीने पहले भी वहीं था, आपकी तैयारी रुकी हुई है, आप सिर्फ रीडिंग कर रहे हैं, सिर्फ रीडिंग कर रहे हैं आप अपने कंटेंट की, आपका सिलेक्शन होना बड़ा असंभव सा काम है। इसलिए अपने सोर्सेज को बढ़ाइए, लेकिन कहां से बढ़ाइए? तो पहले आप एक बेसिक चीज को पकड़ के उसकी तैयारी कीजिए पहले। जब वो आपका ग्राउंड तैयार हो गया है, जब आपकी नींव तैयार हो गई है, तो उसके ऊपर आप चाहे जितने मर्जी महल बना लेना, लेकिन वो नींव मजबूत होनी चाहिए, आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। और आप मान के चलना पेपर के 40% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके बेसिक से ही सही होंगे, 40% क्वेश्चन आपके बेसिक से सही हो जाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपको सिलेक्शन के लिए 70% तक बढ़ना है बच्चों। ये जो 40 से 70 की जो यात्रा है ना, ये आपके उस नींव के ऊपर महल बनाने के समान। जब आपने अपना उतना मटेरियल चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट का, किसी भी बुक से, किसी भी गाइड से आपने तैयार कर लिया, फिर आप उससे आगे बढ़िए। तो अपना स्टडी मटेरियल जो है, आप देख रहे होंगे आरपीएससी का पैटर्न देखिए, आप ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट के अंदर आने वाले क्वेश्चंस का लेवल देखिए, आपको एहसास होगा। मोस्टली स्टूडेंट को एहसास उस समय होता है जब वो पेपर देके बाहर आ जाते हैं, तब उनको लगता है कि हम जो कर रहे थे वो तो कुछ भी नहीं था इस पेपर के सामने। तो आप अपना स्टडी मटेरियल जो है उसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके पास है, पहले से जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, जितना मटेरियल उनके पास है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वो मटेरियल खराब है, लेकिन आपको उस मटेरियल को अपडेट करना पड़ेगा। और अपडेट कहां से होगा? कोई इंस्टीट्यूट से नहीं होगा, कोई टीचर से नहीं होगा। आप खुद बाजार में जाइए, 2, 4, 5 पब्लिकेशन की उसकी एक किताब लेके आइए, टारगेट बनाइए कि मुझे 10 दिन में मेरे नोट्स के साथ इस बुक को पूरा करना है। उसमें आपको बहुत सारे नए पॉइंट्स मिलेंगे। कम से कम आप 7 दिन में अपने उस सब्जेक्ट का उस गाइड से रिवीजन जरूर कर पाएंगे, और वो आपको कॉन्फिडेंस देगा कि मार्केट में जितनी 3, 4, 5 टॉप पब्लिकेशंस की बुक्स चलती है वो सारी मेरी कवर है। तो आपको एक जो आपका आत्मविश्वास है वो आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन की दौड़ में लेके आएगा। तो दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो है हमारा स्टडी मटेरियल। ठीक, इसके बाद में अपने आगे बढ़ते हैं। चौथी चीज जो आती है वो आती है हमारे पास अभ्यास की। जो चीज आपने पढ़ ली है, अब उसको हमें अप्लाई करना है, अब उसको हमें प्रैक्टिस करनी है। हमने खूब सारा पढ़ लिया है, पॉलिटी हमारी बिल्कुल क्लियर है, प्रेसिडेंट बिल्कुल क्लियर है, हमारी राजस्थान की ज्योग्राफी क्लियर है, हमारी हिंदी इंग्लिश हमारा सब्जेक्ट क्लियर है, सारी चीजें क्लियर है। लेकिन हमें उस पढ़े हुए ज्ञान को अप्लाई करना, कि अगर एक मैं मेन एग्जाम में बैठ के अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो उसके लिए मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। याद रखना, सिलेक्शन आपकी कक्षा से नहीं होना है, उस माइंड सेटअप से होना है जो उन 3 घंटों में या 2 घंटों में आप पेपर के दौरान बिताएंगे। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनकी तैयारी बहुत टॉप के लेवल की होती है, लेकिन वो 3 घंटे या 2 घंटे का टाइम उनके फेवर में नहीं होता, या उनका माइंड सेटअप वहां काम नहीं कर रहा होता। वो कुछ सिली मिस्टेक्स करे आते हैं पेपर के अंदर, और बाहर आके पता चलता है कि अगर 2-4 क्वेश्चंस में ये मिस्टेक नहीं होती मेरी, तो मेरा सिलेक्शन होता। सिलेक्शन इसी बात का है, सिलेक्शन इसी बात का है कि जिन अभ्यर्थियों से गलतियां कम हुई है वो सिलेक्शन की लिस्ट में है, आपसे गलतियां ज्यादा हुई है इसलिए आप फेल्योर वाली लिस्ट। तो ये जो गलतियां आप करते हैं मेन पेपर में, इन गलतियों को कम करने का तरीका क्या है? यह तरीका आपको कोई टैबलेट के रूप में या किसी औषधि के रूप में नहीं मिलेगा। यह अभ्यास आपको स्वयं करना पड़ेगा, और पूरे दिन की आपकी जितनी दिनचर्या है उस दिनचर्या का 1/10 भाग ही सही, अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो 1 घंटा ही सही आपके अभ्यास का समय होना चाहिए। चाहे वो रात को सोते समय हो, चाहे दोपहर को आपका कोई और टाइम फिक्स हो सकता है। दूसरी चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट वो, अब इस अभ्यास के करने के तरीके बहुत सारे।
जैसा मैं बता रहा था, स्टडी मटेरियल के अंदर हमें बहुत सारे प्रकार की चीजें देखने को मिलती है। अभ्यास के भी 100 तरीके आपको देखने को मिलेंगे। आपको सबकी तरफ नहीं भागना है, आपको सबकी तरफ नहीं भागना है कि मैं ये क्वेश्चन भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये टेस्ट सीरीज भी कर लूं, फला इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज के पेपर्स भी ले लूं। आपका काम केवल और केवल उस टॉपिक में से क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है उसको समझना आपका काम है। जो पेपर में क्वेश्चंस दे रहे हैं वो आपके मेन पेपर में नहीं होंगे। तो आप ये क्यों मान के चल रहे हैं कि मैं 1000 प्रश्न अगर पढ़ लूंगा तो मेरा प्रश्न वहां गलत नहीं होगा? वहां आपको 1001वां प्रश्न मिलेगा जो आपके 1000 में नहीं था। लेकिन आप उस टॉपिक से रिलेटेड मेन स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को अगर अपने कवर कर लें तो हमें यह बात का आइडिया आ जाएगा कि हमें प्रश्न कैसे करने हैं। इसके तरीके क्या हो सकते हैं? इसका तरीका, सबसे पहला तरीका जो हर अभ्यर्थी को फॉलो करना चाहिए वो है पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न। पूर्व परीक्षा में आए हुए प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है। ये मैं क्यों कह रहा हूं बच्चों? ये इसलिए कह रहा हूं कि अभी जो सिलेक्शन कमेटी क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर रही है, जैसा मैं शुरू में बता रहा था आपको, सिलेबस के कौन से पार्ट को ज्यादा हिट किया जा रहा है पेपर में, आप उस पार्ट के ऊपर आए हुए क्वेश्चंस को देखिए। करना हमें पूरा सिलेबस है, लेकिन सिलेबस में भी हमें मेन फोकस कहां लगाना है। और अगर भगवान ने चाहा और वही चीजें जो आपने टारगेट की थी और उसमें से ही आपके 60-70% पेपर अटेम्प्ट हो रहा है, आपका सिलेक्शन हो चुका। कल जो पेपर हुआ है किसी भी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा का, उसका प्रिंट आपके पास होना चाहिए। और यह बात आपको कोई नहीं बताएगा। आप कितने बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में चले जाना, किसी भी कंपटीशन पेपर की तैयारी करवाने वाले किसी भी टीचर से अपना सहयोग मांग लेना, आपको नहीं मिलेगा। लोग आपको वही चीज बताएंगे जो बाजार में आम खबर के रूप में चल रही है। आपको वो बताएंगे कि फलां किताब ले आओ, फलां से अभ्यास कर लो, हम जो करवा रहे हैं वो बहुत है, आपने इतना कर लिया तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए। ये उनका डिसीजन हो सकता है, लेकिन आपके कैरियर से बड़ा नहीं हो सकता। आपको जीवन में अगर ये मौका मिल रहा है पेपर देने का, जून 2025 में, सितंबर 2025 में, अगला ये मौका आपको जिंदगी कौन से साल में देगी, आप खुद भी इस बात को नहीं जानते। तो जब आपका भविष्य का निर्णय आपको करना है तो आप क्यों किसी दूसरे के बहकावे में आ रहे हैं? जब आप जूता अपनी नाप का पहनते हैं, जब आप शर्ट अपनी नाप का पहनते हैं, जब आप सारी चीजें अपनी खुद के हिसाब से डिसाइड करते हैं, तो जब बात भविष्य बनाने की आ रही है तब आप क्यों उन चीजों के अंदर उलझ रहे हैं जो आपको सिलेक्शन से दूर कर रही है? मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन पढ़ाने वाले 95% टीचर्स ऐसे हैं जिनका इन वर्तमान प्रतियोगी परीक्षाओं से कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने अपने टाइम में कॉम्पिटिशन्स दिए थे, मानते हैं इस बात को, सिलेक्शंस भी करवाए होंगे अपने, उनकी योग्यता में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। लेकिन योग्यता अर्जित करने के बाद जिस बात का अंतर आया है वो है अभ्यास का। वो टीचर स्वयं उस अभ्यास में नहीं है जो वर्तमान प्रतियोगी परीक्षाओं के लेवल के हिसाब से आपको यह बता पाए कि 1 महीने पहले क्या हुआ, और आपको नोट्स में या क्वेश्चंस में देखो ये क्वेश्चन किस प्रकार से आया है। ये हिम्मत वो इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने क्लास में चीख चीख के कहा था ये बात कि मेरे नोट्स पढ़ लेना, मेरा कंटेंट पढ़ लेना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। लेकिन जब प्रश्न पत्र किया गया हल, उस समय उस टीचर की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बोर्ड पे आके कह सके कि ये रजिस्टर निकालो, ये पेज निकालो, ये पेज नंबर निकालो अपने, ये क्वेश्चन हमारे नोट्स में से है। आपको सिलेक्शन के लिए 10 में से 5 नंबर नहीं चाहिए दोस्तों, आपको सिलेक्शन के लिए 10 में से 8 नंबर चाहिए। और वो 8 नंबर आपको लाने के लिए आपको खुद के लेवल पर मेहनत करनी पड़ेगी। आप जहां एट ए टाइम है वहां से आप ही को ऊपर उठना पड़ेगा। आप किसी के भरोसे मत रहिए, मैं बार बार ये चीज आपसे कह रहा हूं। और अगर आपको एक बार सलीका आ गया उस चीज का, आपको किसी इंस्टीट्यूट की जरूरत नहीं है, किसी टीचर की जरूरत नहीं है, आप अपनी यात्रा खुद तय कर लेंगे। सबसे बड़ी चीज एक कोचिंग की जो मेरे हिसाब से 5वें नंबर पर आती है, और 5वां भी मैं दे रहा हूं उसको, बाकी देना नहीं चाहिए, और लोग उसको प्रीफर करते हैं फर्स्ट नंबर पे। आपने गलती वहीं कर ली है। आप किसी को सर्वे सर्वा मान बैठे हैं
कि मेरा चयन तो सुनील राठौड़ करवा देगा। कैसे करवा देगा? मेरे पास ऐसी क्या चीज है जो मैं करवा दूंगा? मैं सिर्फ और सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूं दोस्तों। मेरी गाइडेंस को फॉलो करके आप खुद मेहनत करके उस लक्ष्य तक जा सकते हैं। मेरे पास ऐसा कोई कंटेंट, मेरे पास ऐसा कोई स्टडी मटेरियल, मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है कि मैं आपको ये दे दूं और आप सबके सिलेक्शन हो जाए। ऐसा किसी टीचर के लिए संभव नहीं। और जो आपको ये कह रहा है वो सबसे बड़ा धोखा कर रहा है आपके साथ। तो उस चीज से आप बचिए। आप सिर्फ और सिर्फ पेपर के पैटर्न को समझकर, उसके टॉपिक्स को समझकर अपने लेवल को अपग्रेड कीजिए, बस आपकी सिलेक्शन की यात्रा शुरू हो जाएगी। और यह बात अपने जहन में जितनी जल्दी आप बिठा लेंगे उतनी आपकी सिलेक्शन यात्रा नजदीक चली जाएगी। आपको किसी तीसरे प्रश्न से प्रभावित होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए अगर आपने अब तक नहीं किया है तो इन चीजों के ऊपर भी काम करना शुरू कीजिए। पहले की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न पत्रों का बिल्कुल विश्लेषण कीजिए कि कौन से टॉपिक में से, विदेश नीति में से क्वेश्चन अगर आया है तो नेहरू नीति में से पूछा गया है कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध से पूछा गया है। उद्योग में से प्रश्न आया है तो क्या वो करंट से अपडेट करके पूछा गया है या हमारा ट्रेडिशनल उद्योग है उसमें से पूछा गया है। अगर मुगल काल में से प्रश्न आया है तो समुद्रगुप्त को, किसी भी गुप्त काल में से क्वेश्चन आया तो समुद्रगुप्त को टारगेट किया गया है या कौन सी ऐसे अभिलेख को टारगेट किया गया है। उन चीजों के बारे में आप अपना कंटेंट तैयार कीजिए। क्यों घूम रहे हो, क्यों फालतू के कामों में फंस रहे हो? लोग आज भी 8 घंटे कोचिंग में बिता रहे हैं, 8 घंटे, और पिछले 2 साल से बिता रहे हैं। कहां जरूरत है, मेरे को यह बताइए आप। जब आपने एक बार इंस्टीट्यूट से 3 महीने 4 महीने का कोर्स सिलेबस जैसा भी उन्होंने करवाया आपने कर लिया है, आप या तो दोबारा कोचिंग से तब जुड़े जब आपको इस चीज के ऊपर अभ्यास करवाया जाए। तब तो आपके लिए फायदेमंद चीज है वो, कि आपको पता चलेगा कि अब जहां हमने कर लिया था उससे आगे हमें कैसे बढ़ना है। और अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट का फोकस वापस यही आके खत्म हो रहा है कि आपको वापस स्टडी मटेरियल दे दिया है, आपको दोबारा वही चीजें पढ़ाई जा रही है, तीसरी बार वही चीजें पढ़ाई जा रही है और नो चेंज पढ़ाई जा रही है। आज से 6 महीने पहले क्या था और आज क्या हो रहा है उसको बदले बिना ही आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आप बताइए, इंस्टीट्यूट की गलती है या आपकी गलती है? उस टीचर की गलती है या आपकी गलती है? टीचर को तो सिलेक्शन लेना नहीं है, वो तो सिलेक्ट हो चुका है। या जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं वो अपना बिजनेस कर रहे हैं या अपनी आजीविका चला रहे हैं। आपका क्या होगा? आप किस लिए उसमें सहयोगी बन रहे हैं? आपका सहयोग उतना ही था कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिली, आपको एक प्रॉपर मटेरियल मिल गया। अब आप अपने घर बैठिए। और अगर कोचिंग से, मैं फिर कह रहा हूं, दोबारा जुड़ना ही चाह रहे हैं आप, तो उस अभ्यास के लिए जुड़िए आप, जो आपको अपने कंटेंट से ऊपर उठाने का प्रयास करेगा। तो अभ्यास की पहली चीज तो ये है हमारे पास। दूसरी चीज जो एक आम हमारे पास है वो है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज अच्छी है, बिल्कुल हर अभ्यर्थी को फॉलो करनी चाहिए, परंतु इसके भी अपने कुछ तरीके, अपने कुछ रूल्स हैं। ये भी ऐसे नहीं है कि हमने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, है ना, और उसमें अपने जा रहे हैं और अपने बड़े मतलब जोश के साथ उसकी शुरुआत की थी। मैंने कहा था कि 20 टेस्ट आयोजित होंगे इस टेस्ट सीरीज में और ये टेस्ट सीरीज 8 जून तक चलेगी आपकी। सपोज दैट, एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको, आप आए 12 जनवरी को टेस्ट देने के लिए, पहला थोड़ी तैयारी थी, आए एग्जाम दिया, पता चला कि हमारे 75 में से 100 में से 30% ही क्वेश्चन सही हुए और आप अपने आप को एग्जामिन करना शुरू कर देते कि अपनी तो पार नहीं पड़ेगी, अपने तो नंबर ही नहीं आ रहे हैं। अरे आप टेस्ट सीरीज नंबर्स के लिए दे रहे हैं या खुद के अभ्यास के लिए दे रहे हैं? आप पहले तो अपने माइंड से इस बात को सेट कीजिए कि आप टेस्ट सीरीज में टेस्ट देने क्यों जा रहे हैं। आपको 7 दिन का, 5 दिन का, 15 दिन का जो टारगेट दिया गया है, आप पूरी ईमानदारी के साथ उसको पूरा करने का प्रयास कीजिए। आपका यह सोचने का काम नहीं होना चाहिए कि टेस्ट में मेरे नंबर कितने आएंगे। अगर आपने पूरी शिद्दत, पूरी मेहनत, पूरे फोकस के साथ वो 7 दिन उस सिलेबस को दिए हैं
तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरे को टेस्ट में मेरे नंबर कम आए हैं या ज्यादा आए हैं, या दूसरे अभ्यर्थियों से मेरा लेवल कितना अच्छा रहा या कितना डाउन रहा। अधिकतर तो इस बात में मरे जाते हैं कि मेरी टॉप 100 में रैंक नहीं आ रही है। और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स आपको मिल जाएंगे जो टॉप 500 में भी नहीं थे, लेकिन राजस्थान की आरपीएससी एग्जाम में टॉप 10 में मिल जाएंगे आपको। तो इस बात से अपनी तुलना कभी मत करना। ये हो सकता है उन 60 टॉपिक्स में जो उस 7 दिन में आपको दिए गए थे वहां आपकी तैयारी कम थी तो आप उसको अपग्रेड कीजिए। उन 7 दिनों के टॉपिक को अगले 7 सप्ताह में एक एक करके बांटिए आप। अगर आपने वो 7 टॉपिक छोड़ के अगली बार बहुत अच्छी तैयारी करके आएंगे, अगली बार बहुत अच्छी तैयारी के साथ टेस्ट देंगे, वो अगली बार कभी नहीं आता है, वो अगली बार कभी नहीं आ पाएगा। आपसे जो गलती हो चुकी है कि आपने पिछले 7 दिन का टारगेट पूरा नहीं किया था, उस टारगेट को आपको पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि ये 7 दिन दोबारा नहीं मिलेंगे आपको। ये एक बार बीत गए सो बीत गए। तो अब आपके सामने ऑप्शन यही है कि अगले 7 सप्ताह तक मैं ये 7 टॉपिक एक एक सप्ताह को डिवाइड कर दूं, और तब जाके हो सकता है मैं उन लोगों के लेवल में आ जाऊं जिन्होंने 7 दिन बेहतर तैयारी उस समय की थी। तो एक तो अपने आप को टेस्ट सीरीज में इस बात से नहीं आंकना है कि मेरे नंबर कितने आ रहे हैं। आप इस बात से अपने आप को आंकिए कि पहले टेस्ट में मेरे नंबर इतने थे, सेकंड टेस्ट में मेरे नंबर 10% बढ़ के आए, थर्ड टेस्ट में मेरे नंबर और बढ़ के आए। तो सबसे पहली बात तो ये। सेकंड बात जो है वो है टेस्ट सीरीज में शामिल होने वाले क्वेश्चंस का लेवल। आप साइकोलॉजी में, आप टीचिंग मेथड्स में मूल्यांकन एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, और मूल्यांकन की एक महत्वपूर्ण विशेषता आप ये पढ़ते हैं कि जब तक उसमें विभेदीकारिता ना हो, जब तक उसमें क्वेश्चंस का लेवल सेट ना हो, तब तक आपको वो मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि या तो वो मूल्यांकन आपको अति मूल्यांकित करेगा। आपका लेवल 60 क्वेश्चन का था, लेकिन प्रश्न पत्र के क्वेश्चनों का लेवल ऐसा है जो आपको 80% बता रहा है। ये सेम वैसी बात होगी जैसे एक नर्सरी क्लास में एक बच्चा जो पढ़ाई में बहुत कमजोर है, लेकिन स्कूल ये कह रहा है कि नहीं ये कमजोर नहीं है, ये आपका बच्चा 99% नंबर ला रहा है, इसके पेपर देखो आप। और एक अच्छे लेवल पे गया हुआ, अच्छे स्कूल में गया हुआ बच्चा 50% स्कोर नहीं कर पा रहा है, वो कहीं ज्यादा बेहतर है उसकी तुलना में जो 99% नंबर ला रहा है। क्वेश्चंस पेपर का हल करते समय जब आपको यह लगना शुरू हो जाए कि मेरे से गलतियां कहां हो रही है, मैं क्वेश्चंस का ऑप्शन पढ़ते समय कंफ्यूज हो रहा हूं, या मैं प्रश्न की भाषा को नहीं समझ पा रहा हूं, या मेरा कंटेंट ही ऐसा है कि ये क्वेश्चन उसमें से कवर नहीं हो रहे, आप इस बात में अपना दिमाग लगाइए। ना कि इस बात में दिमाग लगाइए कि अगर एक बहुत ही इजी लेवल या ये पूर्व परीक्षा के अंदर आए हुए प्रश्नों से आपका प्रश्न पत्र बना के आपके सामने प्रस्तुत कर दिया, आपकी 7 दिन की तैयारी व्यर्थ गई आपकी 7 दिन की तैयारी। आप मूल्यांकन कर ही नहीं पाए अपना, क्योंकि वो क्वेश्चन आपने पहले से पढ़ रखे हैं। उन प्रश्नों के बारे में 100 में से 70 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में आ रहे हैं। आप सोच के देखिए, क्या मेन एग्जाम में कर देंगे आप 70 क्वेश्चन सही फर्स्ट राउंड के अंदर? जब आपके सामने प्रश्न पत्र आएगा नहीं कर पाएंगे। तो फिर ऐसे प्रश्न पत्र को, ऐसी टेस्ट सीरीज में टाइम देने का सेंस क्या है? लोग ये कहते हैं, मेरी टेस्ट सीरीज के बारे में कहते हैं कि वो क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा हार्ड बनाते हैं। अगर आपकी तैयारी परफेक्ट है तो वो क्वेश्चन किसी न किसी ने तो डिजाइन किए हैं, आप उसके बराबर पहुंच जाइए, उसकी सोच के बराबर पहुंच जाइए, आप उसके ऑप्शंस को पहचानना सीख जाइए, आप भी उस पद के ऊपर पहुंच जाएंगे। बस यात्रा इसी बात की है कि आप अपने आप को सर्वे सर्वा मान के चल रहे हैं कि मैं जहां हूं बहुत बेस्ट हूं। आप अपनी लोकेशन पे बेस्ट हो सकते हैं, लेकिन जब आप 5 लाख कैंडिडेट्स के बीच में बैठेंगे, जब आप वहां कंपटीशन दे रहे होंगे, तब आपको आपकी एक्चुअल पोजीशन पता चलेगी कि मैं तो 2 लाख में भी नहीं था। तो ये जो अपने चारों तरफ आपने एक आभासी आवरण बना रखा है कि मैं बहुत कुछ ठीक कर रहा हूं, पहले तो इससे बाहर आइए। आप टेस्ट सीरीज में वही टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कीजिए जहां आपकी गलतियों का अभ्यास आपको करवाया जा रहा है, जहां क्वेश्चंस की लैंग्वेज में कोई ट्रिक डालकर, लैंग्वेज को बदलकर आपको गलती करने पर मजबूर किया जा रहा है। उस माइंड सेटअप को अगर आपने एक बार अपने दिमाग में सेट कर लिया, मेन एग्जाम में क्वेश्चन करते समय आप क्वेश्चन को बखूबी अच्छी तरीके से पढ़ोगे, उसके ऑप्शंस को बखूबी पढ़ोगे,
और अगर उसी लेवल का कोई प्रश्न आया तो आपके दिमाग में बिल्कुल उसी समय वो बात क्लिक होगी कि मेरे से यहां उस समय टेस्ट में मेरे से यहां गलती हुई थी, और वही चीज इसने पेपर में पूछ ली। अगर आपके 5-7 प्रश्न भी ऐसे जो आपने अपनी गलती होने से बचा लिए, वही आपका सिलेक्शन है। आपकी सिलेक्शन की या आपके मार्क्स में और सिलेक्शन की कट ऑफ में बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है दोस्तों। जो अच्छी तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं उनकी कट ऑफ के और उनके खुद के मार्क्स के बीच में 15-20 नंबर से ज्यादा का अंतर नहीं होता है। अब वो 15-20 नंबर जो है वो आपके वही हैं जो अभ्यास के कारण आपसे रुक गए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ये कि इस चीज में देखनी है कि टेस्ट सीरीज में लेवल के स्तर के प्रश्न हो और उस 7 दिन के टारगेट को आप हर हाल में पूरा करने की कोशिश करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी, अभ्यास हो गया हमारा। 5वीं बात जो सबसे महत्वपूर्ण है और वो केवल और केवल आप ही कर सकते हैं, आपकी सेल्फ पर्सनैलिटी के अंदर आने वाले चेंजेस। ये आपको न तो कोई इंस्टीट्यूट आपकी इस कमी को दूर कर सकेगा, न कोई टीचर कर सकेगा, न कोई गाइड कर सकेगी, और न कोई दूसरा कोई व्यक्ति कर सकेगा। आप खुद को दर्पण खुद हैं। आप खुद की कमियों को, खुद की मजबूतियों को आप खुद बखूबी जानते हैं। इस चीज में सबसे बड़ी चीज है स्व अनुशासन। आपने अपना टाइम टेबल सेट कर लिया, आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे 10 दिन में, 15 दिन में ये पार्ट मेरा पूरा करना है। एक आध दिन अप डाउन हो जाते हैं, हम सामाजिक प्राणी हैं, बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में होती रहती है। लेकिन जब आपने उस टारगेट को सेट कर दिया तो खुद के प्रति इतने अनुशासित रहिए कि मुझे ये काम करना है। क्यों करना है? क्योंकि आने वाले 6 महीने के लिए मेरे जीवन में इससे बड़ी चुनौती और कोई नहीं है। अगर आप इसको सेकंड ऑप्शन के तौर पर एग्जाम को लेकर तैयारी कर रहे हैं, छोड़ दीजिए आप तैयारी, छोड़ दीजिए आप तैयारी। अगर आपने अपने सिलेक्शन को सेकंड ऑप्शन के तौर पर रखा है और पहला काम आप कोई और कर रहे हैं, नहीं हो पाएगा सिलेक्शन। इससे बढ़िया है अपना खर्चा, अपना समय, अपना मोटिवेशन कहीं और लगाइए। अपने आप को संयमित कीजिए। और इसमें सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन, सबसे बड़ा विचलन जो आज के समय में मैं मानता हूं, वो सोशल मीडिया और आपका मोबाइल ही है। कर दीजिए बंद 6 महीने के लिए, दुनिया यही मिलेगी आपको। आपको ज्ञान देने की, आपको ज्ञान आपने बहुत ले लिया, आपको किसी की जरूरत नहीं है। अब आप भरोसा कीजिए खुद के ऊपर, अपने आप को मेडिटेट कीजिए इस बात के लिए कि मुझे 23 जून के उस पेपर में बैठते समय इस बात का पश्चाताप ना हो कि अगर वो 4-5 दिन मैंने वहां नहीं खोए होते तो आज मेरा सिलेक्शन हो जाता। ये इतनी बुरी चीज है पछतावा कि आपको दोबारा उठने नहीं देगा बच्चों। अगर आप एक बार फेल हुए, दोबारा आप उठने की हिम्मत करेंगे लेकिन आप उठ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको पिछली भर्ती का एक पछतावा आपके दिमाग में अब भी घर किए हुए है। वो अब भी आपको कह रहा है कि आपने गलती की थी। इस गलती करने की प्रक्रिया को पहले पहचान लीजिए। आपके 24 आवर में 22 आवर आपका मोबाइल फ्लाइट मोड पे या जैसे भी आप कर सकते हैं, और कर सकते हैं मैं कह रहा हूं, लेकिन इसके लिए आपको सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ संयमित होना पड़ेगा। जितने डिस्ट्रैक्शंस आप अपनी लाइफ के कम कर सकते हैं, बहुत सारे प्रकार के अलग अलग डिस्ट्रैक्शन होते हैं। किसी के आर्थिक हो सकता है, किसी के सामाजिक हो सकता है, किसी के कोई दूसरी समस्या हो सकती है, लेकिन आप 6 महीने के लिए उनको भूल जाइए। एक बार भूल जाइए कि आपकी जिंदगी में कोई बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति भी था वो बस। आगे अगर भगवान ने चाहा और एक नई शुरुआत करने का दोबारा मौका मिला तो हम एक बहुत बेहतर शुरुआत करेंगे दोबारा। इसलिए अपनी अनुशासन को कायम रखते हुए, अपने टारगेट सेट करते हुए, आप अपने विचलन, अपने व्यक्तित्व में जो चेंज ला सकते हैं, जो आपको सिलेक्शन से दूर कर रहे हैं, उनको आप ही दूर कर सकते हैं। दुनिया की दूसरी कोई चीज नहीं है जो आपको इस बात से अवगत करवा दे कि आप ये गलती कर रहे हैं, क्योंकि आपके मन की बात सिर्फ आप समझ रहे हैं।
आप अपने आप से मनन करके क्वेश्चन करना कि मैं मेरी लाइफ में जो 12 घंटे 14 घंटे मेरी पढ़ाई के हैं, उनमें मैं ऐसे क्या काम कर रहा हूं जो मुझे पढ़ाई से विचलित कर रहे हैं। एक लिस्ट बना लेना आप उनकी, और एक एक के ऊपर काम करना शुरू कर देना। 15 दिन बाद आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी तैयारी का एक कॉन्फिडेंस आपके मन में एक अलग ही होगा। तो 5वां जो मेन पॉइंट तैयारी के दौरान आप अपने आप को उस लेवल के लिए तैयार कर लीजिए। सबसे लास्ट चीज जो छठी मैं आपको बता रहा हूं वो है टाइम मैनेजमेंट। अब आप सारी यात्रा पूरी करके यहां तक आ चुके हैं, और अब आपको इस बात को डिसाइड करना है कि मुझे टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। आपने, वैसे तो मैं कहूं तो स्टडी का कोई टाइम नहीं होता, ठीक है। वो कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे अब पढ़ना है, आप ये मानो कि वहीं से आपका समय शुरू हो गया, टाइम मैनेजमेंट। और जो आपको ये कह रहे हैं कि 5-4 घंटे की पढ़ाई बहुत है, मेरा सिलेक्शन हुआ था 5-4 घंटे पढ़ के हो गया था, झूठ बोल रहे हैं। 5 घंटे 4 घंटे पढ़ के किसी के सिलेक्शन नहीं होते। खुद को झोंकना पड़ेगा। आप ये मानो कि आपको कम से कम इस टाइम से शुरू करके, अगर आप 10 घंटे का टाइम दे रहे हैं तो ठीक है, 11 का दे रहे हैं तो बेटर है, 12 घंटे अगर आप अपनी तैयारी के बिता रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट है। यानी कि दिन का आधा समय, पूरे दिन का आपका अपनी स्टडी के लिए होना चाहिए, और इससे और इंप्रूव अगर आप कर सकते हैं तो बहुत बेहतर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उन 12 घंटों में अपने मोटिवेशन लेवल को बनाए रखना, क्योंकि इस यात्रा के दौरान आपके मन में बहुत सारे प्रकार के भाव आएंगे, बहुत सारे प्रकार के सेंटिमेंट्स आएंगे, और एक स्टेज पे जाके आपको हो सकता नहीं है, मोस्टली लगेगा आपको कि छोड़ दो, हमारे से नहीं हो रहा है। वहां आपको खुद को मोटिवेटेड करने का एक ही तरीका है कि आप अपनी तैयारी में वेरिएशन लाइए, आप अपनी तैयारी के अंदर भिन्नता लेके आइए। आप अपने पूरे टाइम को इस तरीके से मैनेज कीजिए कि मुझे 4-5 अलग अलग चीजें करनी है पूरे दिन के दौरान। अब उन चीजों को करते समय सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके स्टडी टेबल के ऊपर सिलेबस तो सामने होना ही होना चाहिए। सेकंड, आपका उस वीक का, उस दिन का, उस हफ्ते का, उस 15 दिन का एक टारगेट आपके टेबल पे होना चाहिए। थर्ड, आपका एक टाइम टेबल जो आप फॉलो कर रहे हैं वो आपके पास होना चाहिए। सिलेबस, टारगेट, टाइम टेबल, इन 3 चीजों को आप अपने जहन में रखते हुए अपने टाइम को डिवाइड कीजिए। अब टाइम डिवाइडेशन कैसे करें हम, उसके लिए भी आप जनरल सी 2-3 चीजें फॉलो कर लीजिए। सबसे पहली चीज, आज से अगर अपने समय माने 5 महीने का, ग्रेड फर्स्ट के लिए कह रहा हूं, 5 महीने का समय आपके पास है। अब आप अपने सिलेबस में से उन चीजों को अलग कीजिए जो आप 3 महीने बाद भी अगर शुरू करेंगे तो आप उनमें बेहतर कर लेंगे। वो इसलिए है क्योंकि आज तक आप तैयारी कर भी रहे हैं, करते भी आए हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें कंठस्थ भी हो चुकी है, जो हमें एक्सपीरियंस भी हो चुका है हमें उनके बारे में। आप उनको एक बार सिलेबस से अलग कर दीजिए, क्योंकि अगले 2 से 3 महीने आपको अपनी कमियां सुधारने में लगाने पड़ेंगे। उन 10-15 प्रश्नों की यात्रा आपको तय करनी पड़ेगी जो आपको सिलेक्शन से अभी तक दूर किए हुए। पहले आप सिलेबस के उन टॉपिक्स को लिखिए कि मुझे आज तक क्या चीजें परेशान कर रही थी, या मेरे से कौन से ऐसे प्रश्न थे जो मेरे से नहीं हो पा रहे थे पिछले पेपर्स में। आप चाहे खुद दे के आए हो, चाहे आपने कोई पहले का प्रश्न पत्र हुआ है और उसको आपने सॉल्व किया। और इस टाइम के दौरान जब आप अपने सिलेबस के उस पार्ट को अलग करेंगे तो आपके मन में एक चीज और आएगी, वो ये आएगी कि जैसे ग्रेड फर्स्ट के पेपर फर्स्ट जीके के अंदर आपको ये लगेगा कि मैंने 10वीं के बाद में अंग्रेजी नहीं पढ़ी, मैंने 10वीं के बाद में गणित नहीं पढ़ी, मैंने 10वीं के बाद में विज्ञान नहीं पढ़ी, तब भी मेरे विज्ञान में 32-33 नंबर आते थे, तब भी मेरे गणित में सप्लीमेंट्री आके मैं पास हुआ था या हुई थी। और आज भी आपने अपने दिमाग में वो चीज फिट करके रख रखी। आप तय मानिए कि आपका 10वीं क्लास का जो मेंटल लेवल था
वो आज आपका नहीं है। आप अगर चीज की शुरुआत करेंगे तो वो शुरुआत आगे बढ़ जाएगी, और बिना शुरुआत किए अगर आपने उसको छोड़ दिया तो आप ये मानो कि अगर आपने 2 या 3 ऐसे विषयों को छोड़कर अगर आप तैयारी में आगे बढ़ रहे हैं तो आप 50% तो वही गलती कर बैठे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं बच्चों, क्योंकि सीटों की संख्या जिस हिसाब से हर सब्जेक्ट वाइज आई है, आपको एक एक प्रश्न के ऊपर दम लगाना पड़ेगा। एक एक प्रश्न के ऊपर आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग के 12-10 क्वेश्चन को छोड़कर, आप साइंस के 5 क्वेश्चंस को छोड़कर, आप इंग्लिश के 5 क्वेश्चंस को छोड़कर अगर 15-20 क्वेश्चन को छोड़कर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए 75 क्वेश्चन का पेपर आया ही नहीं है। आपके लिए पेपर ही 55 क्वेश्चन का आया है, और उस 55 में से आप जितना मर्जी एफर्ट लगा लेना, 5-7 क्वेश्चन फिर भी ऐसे होंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे। 5-7 ऐसे प्रश्न वो होंगे जो आप गलत करे आएंगे, और उसके बाद में जब नेगेटिव मार्किंग कट होकर हमारे टोटल मार्किंग होगी तो हम या तो 40% न्यूनतम अंक का क्राइटेरिया क्रॉस नहीं कर रहे होंगे, और अगर कर भी रहे होंगे न्यूनतम 40% का, तो सिलेक्शन करवाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पहली बात तो इस बात को डिसाइड करते समय मैं फिर कह रहा हूं आपको कि आपको अगले 2 महीने उन चीजों पे काम करना है, अपने टाइम को इस तरीके से मैनेज करना है कि मुझे ये चीज सबसे पहले करनी है। हो नहीं हो वो बात दूसरी है, छोड़ो आप उस चीज को, ठीक है। अगर आप शिद्दत से शुरुआत करोगे तो सोर्सेज बहुत है, मैंने आपको बताया। किसी टीचर से आप हेल्प ले लीजिए, किसी और कंटेंट से आप हेल्प ले लीजिए, आप शुरुआत तो करिए, और बिना उस शुरुआत के आपका सिलेक्शन होना नामुमकिन है। तो सबसे पहली बात, इस चीज को अपने दिमाग में फिट कीजिए। फिर जब आपने ये काम शुरू कर दिया है तो ऐसा नहीं है कि उस पार्ट को बिल्कुल छोड़ देना है, हमें उस पार्ट के ऊपर भी बराबर काम करना है आपको। अगर आपने अपने 12 घंटे के स्टडी टाइम में 2 घंटे 3 घंटे का टाइम उन चीजों के लिए निकाल लिया है जो अब तक आपने छोड़ी थी, तो बाकी का टाइम पीरियड है वो आप डिवाइड करके अपना सब्जेक्ट में भी टाइम दीजिए और प्लस जीके वाले पार्ट में भी दीजिए। अब जीके वाले पार्ट के अंदर आप क्या करें, देखिए आप अगर मोटे से रूप में अगर अपने ये माने कि 75 क्वेश्चन हमारे ग्रेड फर्स्ट के जीके पेपर में आ रहे, प्लस इसके साथ आप पेपर सेकंड की आईसीटी वाला जो पार्ट अब वर्तमान सिलेबस के हिसाब से है, आप इन दोनों को कंबाइन कीजिए, ये आपके 95 to 100 क्वेश्चन हैं। और एक तरफ आपका जो मेन पेपर है किसी भी सब्जेक्ट का, उसके आपके सामने 120 क्वेश्चन, शायद इतने ही होंगे, हो सकता है कोई 5-4 क्वेश्चन का अप डाउन हो। इसका मतलब आपकी तैयारी में ये 95 से 100 क्वेश्चन भी उतनी ही अहमियत रखने हैं जितनी 120। मोस्टली स्टूडेंट्स को मैं देखता हूं, सब्जेक्ट उनका बहुत अच्छा कर लिया है, उन्होंने बहुत अच्छा अभ्यास भी है उनका, वो 120 में से कभी भी पेपर लेते हैं, अपने 100+ मार्क्स स्कोर करते हैं, और उस 100+ में उनको यह कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मेरा सिलेक्शन तो होगा ही। लेकिन इस दौरान वो उन चीजों को भूल जाते हैं जो बराबर अनुपात में दूसरी तरफ भी है। तो जितनी मेहनत आपने अपने सब्जेक्ट को तैयार करने में लगाई थी, आप उसके टॉप लेवल पे पहुंच चुके हैं। उससे ऊपर जाने के चांस आपके रेयर एंड रेयरेस्ट है, मेन पेपर में भी रेयरेस्ट है। लेकिन जिस लेवल पे आप 30% पे खड़े हैं, उसको आपको 70% तक लाने में आपके लिए चीजें आसान है। उस लेवल को अपग्रेड कीजिए आप, जो अब तक आपकी तैयारी में दूर था। बहुत अच्छी बात है अगर आप 110 क्वेश्चन की रेंज में, 100 क्वेश्चन की रेंज में आ रहे हैं। एक छोटे से धक्के की जरूरत है आपको, छोटा सा हिट अगर आपको लगेगा तो आप अपना सिलेक्शन करवा लोगे। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो बहुत पास जा जाके सिलेक्शन से रह रहे हैं, फेलियर हो रहे हैं, वो अपने आप को एक बार सेल्फ एग्जामिन करने की कोशिश करें और उन पॉइंट्स को निकालो जहां से आपसे गलतियां हुई है, जहां से आपने अब तक चीजें छोड़ी थी। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो चीजें हमें आ रही होती है उन्हीं को बार 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 कर रहे हैं, और वो चीजें जो हमने छोड़ रखी थी उनको बार बार छोड़े ही जा रहे हैं। आपके लिए तो हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है,
आपको तो हर प्रश्न जो है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, हर टॉपिक के ऊपर काम करना पड़ेगा। हो सकता है आप 10 कोई टॉपिक छोड़ के चले गए थे और क्वेश्चन पेपर में उन 10 टॉपिक्स में से ही कोई दो दो एक दो क्वेश्चन उठ गए, और वो क्वेश्चन का स्तर ऐसा है जो हर कोई कर ले जिसने पढ़ा है उस सिलेबस को। तो हर कोई कर सकता है, इसका मतलब क्या है, आप भी कर सकते थे, लेकिन आपने अपनी तैयारी में उनको डिफिकल्ट मान लिया और उनको छोड़ दिया। तो बराबर समय आप अपने सब्जेक्ट प्लस जीके दोनों को दीजिए, और इस बात को अपने माइंड से एक बार बाहर कीजिए कि मेरे को ये नहीं आता है। इस चीज को एक बार आप इस चीज को दुरुस्त करने की कोशिश करें, हो जाएगा। कोई चीज आपके दिमाग के स्तर से जब आप बाकी चीजों में अच्छा कर रहे हैं तो इन चीजों में भी कर लोगे, और नहीं भी कर पाओगे, फिर मैं कह रहा हूं कि अगर मैथ के 10 क्वेश्चन आए, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के आए, अगर आप 3 क्वेश्चन करने की स्थिति में भी आ गए, 10 में से 3, सिर्फ 3, तो जहां आप 0 पे खड़े थे उससे बहुत बेटर है कि आप +6 नंबर आपने अपने स्कोर में ऐड कर लिए। अब वहां आपसे ऐड होने मुश्किल होंगे क्वेश्चन जहां पहले से 8 पे खड़े हैं, वहां से आपको एक क्वेश्चन और बेनिफिट दिला सकता है, लेकिन यहां तो आपको 3 प्रश्न बेनिफिट दिला रहे हैं। तो अपना टाइम मैनेजमेंट इस हिसाब से कीजिए। फिर एक चीज जो सबसे लास्ट में आप लोगों से कहना चाहूंगा, आपका ग्रेड फर्स्ट का पेपर हो चाहे आपका ग्रेड सेकंड का पेपर हो, आपके लिए मैं एक जैकपॉट बता दूं, कुछ नहीं हो तो आप ये कर लेना, और 95% स्टूडेंट्स, 95% स्टूडेंट की तो मैं गारंटी लेता हूं, क्या सोचते हैं करंट अफेयर्स के बारे में, कि जब पेपर के 15 दिन बचेंगे ना, उस समय हम क्रोनोलॉजी लाएंगे और क्रोनोलॉजी लाके हम उसको पढ़ देंगे, या मूमल पब्लिकेशन का वार्षिकांक आ जाएगा, उस समय तक अर्धवार्षिकांक आ जाएगा और हम उसको कर देंगे। ग्रेड फर्स्ट के पेपर में 10 क्वेश्चन, ग्रेड सेकंड के पेपर में 10 से 12 क्वेश्चन, यानी कि आपके सिलेक्शन का 10% हिस्सा ये अकेले लिए बैठे हैं, और आप बाकी सारी चीजें अच्छी कर रहे हैं। उनमें आपके 10 में से किसी में 5 सही हो रहे हैं, किसी में 7 सही हो रहे हैं। मैं इसको जैकपॉट नाम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यहां आप 10 में से 10 भी सही कर देंगे, यहां आप 12 में से 12 भी सही कर देंगे। तो जो चीज आपको अपने स्कोर में एकदम जंप दे सकती है, उसके लिए आप पूरे दिन का 15 मिनट 20 मिनट का समय निकाल लें। अगर ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये चीजें 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन में तैयार नहीं हो सकती। और दूसरी सबसे बड़ी जो चीज मैं दोबारा कह रहा हूं आपसे, जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप जुड़े हैं वो आपको इस पॉइंट के ऊपर वर्क करता हुआ दिखाई नहीं देगा, नहीं देगा। अगर देगा तो भी लास्ट में क्या करेगा, वो आपको कुछ पेजेस पकड़ा देगा 15-20 कि ये पढ़ लो, नहीं हो पाए। आपको प्रतिदिन जो भी घटनाएं, जो भी अपडेट्स आपको करनी चाहिए वो आपको प्रतिदिन करनी पड़ेगी। अब आप कहोगे सर इसको तैयार कहां से करें, एक बड़ा चैलेंज बच्चों के लिए ये भी रहता है। फिर क्या करते हैं लोग, यूट्यूब्स की क्लास पे जाते हैं, फला वाली क्लास, फला वाली सपनों वाली क्लास, फला वाली क्लास शाम के टाइम में शुरू हो जाता है बाजार वहां पे, और हम पागलों की तरह 2-2 ढाई-ढाई घंटे तक उनका वो मैटर जो है वो नोट करते रहते हैं। वो उत्तर प्रदेश की गली में क्या हुआ उसकी भी खबर दिखा रहे हैं, उसका भी क्वेश्चन बना रहे हैं। वो तमिलनाडु के समुद्र के किनारे पर आज कौन सा कपल या कौन सा एक्टर वहां गया है वो भी खबर बना रहे हैं, उसका भी क्वेश्चन बना रहे हैं। आपको पहचानना पड़ेगा ये चीज। आप ईमानदारी से मेरे को एक चीज बताना, अपने मन से इस बात का क्वेश्चन करना, ग्रेड फर्स्ट के पेपर में जो करंट अफेयर वाला सिलेबस ऐड किया हुआ है, क्या आपने पेपर में जाने से 15 दिन पहले या 3 दिन पहले या 1 महीने पहले उस सिलेबस को एक बार आपने देखा था क्या, कि उस सिलेबस में कौन से पॉइंट लिखे हुए? मुझे बहुत हैरानी हुई जब मेरे से कुछ स्टूडेंट्स मिलने आए कि सर ये करंट अफेयर कैसे तैयार करें, या इसको मतलब कौन से पॉइंट इसमें ऐड करें, हमें तो यही नहीं पता चल रहा है कि इसमें पढ़ें क्या।
मैंने उनसे पूछा कि आप अपना सिलेबस का पार्ट बताओ मेरे को, कि आपके सिलेबस में क्या है। तो बोले सिलेबस में तो करंट जीके लिखा हुआ है जी। अरे मैंने कहा करंट जीके में क्या लिखा हुआ है? बोले ये तो नहीं पता जी। आपको यही नहीं पता है अभी तक कि मुझे सिलेक्शन किस चीज का करना है, मुझे पढ़ना क्या है। आपने ये देखा ही नहीं कि करंट जीके के पेपर में मेरे स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, प्राइज बुक्स, इनके नाम लिखे हुए। आपने मेहनत की ही नहीं। आप वहां गए, आपको पता चला कि अंतरिक्ष से प्रश्न आया है, चंद्रयान से प्रश्न आया है, K4 मिसाइल से प्रश्न आया है, अग्नि मिसाइल से प्रश्न आया है। आपने उस सिलेबस को ही नहीं देखा है। आप अगर अपने करंट अफेयर में उतनी सी बातें ही शामिल कर लेते जितनी आपके सिलेबस में लिखी हुई थी, शायद आपको उस दिन 4-5 प्रश्नों का फायदा हो जाता। यह चीज अब आपको कहां से करनी है, मैं मेन उस पॉइंट पे आता हूं। यह चीज आपको जैसे मंथ एंड होता है आपका, उसके 2-4 दिन बाद में, जैसे अभी जनवरी का मंथ चल रहा है, अगर आपने पहले कुछ नहीं किया है तो मैं कहूंगा इस 1 जनवरी से इस चीज की शुरुआत कर देना। हमेशा कहता आया हूं मैं ये चीज, जितने कॉम्पिटिटर, जितने कैंडिडेट्स तैयारी करने वाले हैं, आपको टीचर के नाम पे, इंस्टीट्यूट्स के नाम पे ये चीज जो है ना, ये 0 मिलेगी। और जब हमने इसको टच ही नहीं किया है तो हम उम्मीद कैसे करें कि 10 में से हमारे 2, 4, 5 प्रश्न सही हो जाएंगे। और ये काम बहुत आसान है। जब आप इस काम को करना शुरू करेंगे, आपको आनंद आना शुरू हो जाएगा। आप महीने की उस डेट का वेट करेंगे कि क्रोनोलॉजी कौन से दिन आ जाती है। आप बुक डिपो वाले से पूछ के रखेंगे कि मूमल पब्लिकेशन का वार्षिकांक कब आएगा, अर्धवार्षिकांक कब आएगा। आपको एक अलग अलग अनुभूति देगा ये। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आरएस की 3री बार इंटरव्यू कॉल हुई है मेरी, इस बार 3rd टाइम। और लोग पूछते हैं कि सर कैसे कर लेते हो, मतलब इतना सारा बिजी शेड्यूल है, पहले आप अपना स्कूल भी जाते हो, उसके बाद में कोचिंग को भी संभालते हो, कक्षाएं भी लेते हो, उसके बाद इतना टाइम कहां से आ जाता है? उस टाइम में, या जो एग्जाम हमने क्रैक करना है, उस एग्जाम की अप्रोच आपको रोजाना बनानी पड़ेगी। अगर वो आपके व्यक्तित्व में आ चुकी है वो चीज, तो आप 3 बार क्यों, आप 20 बार करो ना। और आप देखना, जिन अभ्यर्थियों का एक बार चयन हो जाता है, उनसे आप 10 पेपर क्रॉस करवा लो। आप अखबार में हर दिन पढ़ते हैं कि इस फला आदमी ने 11 नौकरी में सिलेक्शन करवा लिया, 5 में करवा लिया, 6 में करवा लिया। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको वो ट्रैक पकड़ लिया है उसने, और उस ट्रैक पे जितने पॉइंट्स आ रहे हैं वो सब क्रॉस करता जा रहा है। आपने अभी तक वो ट्रैक ही नहीं पकड़ा है। आपने अभी तक उस मार्ग पे ही आपको पता नहीं है कि मुझे चलना कैसे। तो सिलेक्शन की उम्मीद रखना तो बहुत बड़ी बात है। तो अपनी तैयारी में जैसे ही क्रोनोलॉजी आ जाए, आपको कोई यूट्यूब की क्लास अटेंड नहीं करनी, कहीं कुछ नहीं करना आपको। सबसे पहले जब क्रोनोलॉजी, मूमल पब्लिकेशन, 1-2 किताबें, मैगजीन जो भी आती है करंट जीके के अकॉर्डिंग, वो आप ले आइए। आपने उसमें पार्ट्स बने हुए आते हैं बहुत बढ़िया से। जैसे आपने इंटरनेशनल का पार्ट है, आपका अंतरराष्ट्रीय वाला पार्ट, इसके बाद में आपका राष्ट्रीय वाला पार्ट आता है, फिर आपका प्रादेशिक पार्ट आता है राजस्थान वाला, फिर आपका आर्थिकी, इकोनॉमी वाला जो पार्ट है वो आता है। इसके बाद में आपको खेल, स्पोर्ट्स के बारे में आपको मिल जाएगा उसमें। फिर उस टाइम कोई पुरस्कार मिले हैं तो उनके बारे में आ जाएगा। फिर उस समय के दौरान या उस मंथ में नियुक्ति किसकी हुई है, उस समय मृत्यु किसकी हुई है, और उस समय कोई चर्चित व्यक्तित्व रहा है या कोई चर्चित स्थान रहा है, तो वो क्यों रहा है। ये 8-9 एक पॉइंट आपको उसमें डिवाइड किए हुए मिल जाएंगे। अब आप एक काम कीजिए, आप अंतरराष्ट्रीय को पहले दिन पढ़ेंगे, फर्स्ट डे ओनली। इतना ही काम करना है ना। ऐसे लालच नहीं करना है भर भर के कि मैं आज ही सारी क्रोनोलॉजी पूरी करूं। ये मैं बता रहा हूं, फिर बता रहा हूं आपको कि इसको पढ़ते समय आपको आनंद आना चाहिए। आप तैयारी से उब चुके हैं, आप तैयारी से सुबह से शाम तक बिल्कुल बोर हो चुके हैं, अब आपका पढ़ने का मन ही नहीं है। उस समय आप क्रोनोलॉजी उठाइए। उस समय आप अपना इंटरेस्ट इस बात में लगाइए कि पिछले महीने क्या हुआ था। ये मैंने सुना तो जरूर था, लेकिन मुझे पता नहीं था इसके बारे में। मैंने ये तो सुना था कि मोदी जी कहीं विदेश में गए हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उन्होंने पहली बार अल्जीरिया की यात्रा की।
उन्होंने पहली बार कैरेबियन समुदाय को संबोधित किया। हाँ, सरसरी सा ऐसे मैंने लोगों से बात करते या खबरों में या न्यूज़पेपर में एक बार चलते हुए पढ़ा था। आप वैसे ही इसको पढ़ो। यह आपके कंठस्थ करने का विषय नहीं है, यह आपके याद करने का विषय नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट होते, करंट जी के याद कैसे करें जी? अरे याद होता है कभी करंट जी के? उसका नाम ही करंट है, वो गुजर जाएगा तुरंत, उसको याद नहीं करना है आपको। उसका ध्यान रखना है आपको कि अब एट ए टाइम हुआ क्या है। ध्यान रखने के लिए आप क्या करोगे, आपको इसमें ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 खबरें मिलेगी। 15 हो सकती है, 20 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। आप सबसे पहले उनकी हेडिंग पढ़िए, अंदर से कुछ मत पढ़िए। आप ये मानिए कि 10 क्वेश्चन जो आएंगे ना, उन 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्ट आपकी हेडिंग में से आएंगे, डायरेक्ट हेडिंग में से आएंगे। आपने पढ़ लिया कि गांधी शांति पुरस्कार फलां व्यक्ति को मिला, आपने पढ़ लिया कि एशिया का हॉकी जो एशियन ट्रॉफी है वो फलां टीम ने जीती, आपने ये पढ़ लिया कि राजस्थान के अंदर फलां गांव जो है उसको बेस्ट पर्यटन गांव का अवार्ड मिला है। पढ़ लिया आपने, हेडिंग पढ़ ली, क्या जोर आया आपको, मेरे को ये बताओ। तो जब आपने हेडिंग पढ़ ली है, 12 हेडिंग है उनको, और सबसे बड़ी चीज मैं आपको फिर बता रहा हूं, आप इसका रिटन वर्क शुरू कीजिए। आप 15 मिनट 20 मिनट अपनी तैयारी के हैंड रिटन वर्क में नोट्स तैयार कीजिए। और आप ये उम्मीद मत करें कि वो तैयार कर रहा है उसके वाले मैं पढ़ लूंगा। अरे उसने, हो सकता है वो अपने अकॉर्डिंग तैयार किए, उसको पता होगी ये 2 बातें तो मेरे को पता है, ये मैं किस लिए लिखूं। उसने छोड़ दी वो 2 बातें, और पेपर में आप सब कुछ पढ़ के गए, लेकिन वो 2 बातें आपके नोट्स में नहीं थी। उसने अपने अकॉर्डिंग नोट्स तैयार किए हैं, आप उनकी हेल्प ले रहे हो। आप कोचिंग वालों को बोल रहे हो कि सर इसका कोई मैटर दे दो हमें, हम पढ़ लें। अब ऐसी गलतियां कोई दूसरा नहीं कर रहा है, आप अपनी तैयारी में आपको पता नहीं है कि मुझे कैसे चीजें तैयार करनी है। तो अब आप, जब आपने 15 हेडिंग लिख ली है, फिर उन हेडिंग्स के नीचे 2-2 3-3 लाइन का स्पेस छोड़ दो आप। अब आपका मन किया कि मुझे ये देखना है कि ये जो भारत और जापान के बीच में ये जो समझौता हो रहा था किस चीज का था, ये आपने बस शॉर्ट में 2-3 पॉइंट उसके बारे में नोट कर लिए। फिर आपने राष्ट्रीय वाला परिदृश्य उठाया, उसमें से आपने कुछ पॉइंट नोट कर लिया। हेडिंग पहले पढ़नी है आपको, पॉइंट्स उसमें से कुछ निकाल लेने हैं। कोई एक इंडेक्स जारी हुआ, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, आपको पता चला कि ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन से इंस्टीट्यूट ने जारी किया है, पहले तो ये पता होना चाहिए भी कौन से देश ने, कौन सी संस्था ने इसको जारी किया है। जारी कर दिया तो इसमें भारत की पोजीशन क्या है, सबसे पहली टारगेट तो यही है हमारे लिए। इंडिया की पोजीशन क्या है इसमें, कितने देश इसमें शामिल थे, टॉप पे कौन सा देश आया और सबसे लास्ट में कौन सा देश आया, और भारत का स्कोर क्या रहा। बस 6 बातें हमने कर दी, हमारा एग्जाम का अप्रोच समाप्त हो गई। इसके बाद अगर आपका मन करे तो उसके बारे में और चीजें पढ़ लो, अदरवाइज क्वेश्चन तो इन 5 पॉइंट से बाहर नहीं जाएगा। या तो भारत की रैंक पूछेगा, भारत का स्कोर पूछेगा, विश्व में टॉप स्थान पर कौन था, विश्व में लास्ट स्थान पर कौन था, कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने ये रिपोर्ट जारी की है, बात खत्म अपनी। आप मात्र 20 मिनट के अंदर, जस्ट 20 मिनट्स के अंदर आप इंटरनेशनल का उस मंथ का करंट पूरा कर लेंगे। लेकिन बात यही खत्म नहीं होगी, जैसा मैं बताया कोई चीज पूर्ण नहीं होती है। अगर आप ये मान रहे हो ना कि सिर्फ क्रोनोलॉजी पढ़ लेने से सारे प्रश्न आ जाएंगे, गलती कर रहे हैं आप। उसके बाद आपको सेकंड मैगजीन उठानी है उसी मंथ की, मूमल पब्लिकेशन की किताब ले आए, कोई और बहुत सारी, जहां से भी आपको करंट नया मिल सकता है आप लेते आइए। 1 to 1 1 to 1 1 to 1, ये 7 दिन में आपने टारगेट, मैंने मुझे 7 दिन में पूरी कर देनी क्रोनोलॉजी। अगले 7 दिन मेरे को करंट में क्या करना है, 7 दिन पे रुकना नहीं है, 30 के 30 दिन चलाना है आपको इसको। अगले 7 दिन मुझे क्या करना है, मुझे नई मैगजीन ले आनी है। आपको मजा आएगा यार, वाह ये पहला क्वेश्चन ये तो मैंने पढ़ा था उसमें, लेकिन यार ये इसमें नई चीज दे दी इसने। नोट करो आपको रोजाना उस चीज को अपडेट करना है। 3-4 मैगजीन से आप इस चीज को अपडेट करते रहिए। और ये चीज मैं फिर कह रहा हूं आपसे बार बार, ये जो हमारी कोचिंग के प्रति अंध भक्ति जो है ना, ये 99% लोगों को ले डूबती है। 1% ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो हर पॉइंट के ऊपर काम करते हैं, उनको हर चीज के बारे में अंदेशा है कि पेपर के अंदर ये क्वेश्चन भी अगर हमारा छूटा तो हमारा बच्चा सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हो सकता है। ये चीज आपके बारे में सोचने कोई नहीं बैठा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 99% कैंडिडेट्स जो इन चीजों को छोड़ के चलते हैं, आपके लिए ये एक बहुत बड़ा, फिर नाम दूंगा, जैकपॉट है। इसको आप
इस तरीके से तैयार कीजिए। तो याद रखना, ये 7 चीजें मैंने आपसे आज डिस्कस की है, और 7वां लास्ट पड़ाव जो आपको सिलेक्शन की चाबी देगा वो आपका करंट अफेयर है। अब आप सोच लेना कि आपकी तैयारी में आज तक आपने क्या किया था, और आज का ये हमारा जो लाइव सेशन हुआ है, इसके बाद आपको क्या संकल्प लेना है, ताकि अगली बार किसी एक कमेंट के नीचे मैं ये पढ़ता हुआ देखूं कि सर आपके उस लाइव सेशन के बाद में मैंने मेरी तैयारी में ये इतने सारे चेंजेस किए और उसके बाद आज मेरा सिलेक्शन इस पोस्ट पे हुआ। मुझे बहुत खुशी होगी कि 1-1.5 घंटे का ये जो टाइम हमने साथ बिताया है, इस टाइम का आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं पॉजिटिव उपयोग हुआ है। अगर मैं 3-4 प्रश्न भी आपके इस लाइव सेशन के बाद में ठीक करवाने में सफल हुआ तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूं। ठीक है, और ये सारी चीजें मैं उस अनुभव से आपको बता रहा हूं जो आज तक मैंने अर्जित की और आज भी अर्जित कर रहा हूं। उस यात्रा को मैंने समाप्त नहीं किया है, आज भी वो यात्रा आप लोगों से ज्यादा तेज चलती है मेरी। शाम होने से पहले, रात होने से पहले आज क्या हुआ, आज मैंने कोई नई चीज सीखी क्या, ये हुए बिना मैं बेड पे नहीं जाता हूं। ये चीज आप अपने व्यक्तित्व में लाइए, कहीं नहीं मिलेगी ये चीज आपको। आप घूमते रहना, दुकानों में फिरते रहना, गाइड्स लाते रहना, नोट्स लाते रहना, कोचिंग्स करते रहना, ये चीज नहीं आएगी आप में जब तक आप खुद इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। मारवाड़ी में वो कहावत है कि खुद के मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको ही अपने आप में चेंजेस करने पड़ेंगे। अब आप उन चेंजेस को कितना जल्दी कर पाते हैं वो सारी कहानी आप पे है। जो जितना ज्यादा जल्दी अपने आप को बदल लेगा, मॉडिफाइड कर लेगा, उसके लिए आगे की चीजें उतनी आसान हो जाएगी। जो अभी भी सोचता विचारता रहेगा कि मुझे फर्स्ट ग्रेड भी करनी है, मुझे सेकंड ग्रेड भी करनी है, मुझे थर्ड ग्रेड भी करनी है, मुझे तो तीनों में सिलेक्शन करवाना है, तो मैंने बता दिया, अगर आप खुद को उन 0.1% कैंडिडेट्स में काउंट करते हैं, खुद से पूछना ये बात, कोई दूसरा नहीं, कि क्या मैं इन तीनों की एक साथ तैयारी करके सिलेक्शन करवा सकता हूं, तो अपनी यस कहना। अदरवाइज आप रीट की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप टारगेट अपना एक सेट करके चलिए, है ना। जब आप एक बार सिलेक्शन करवा लेंगे उसके बाद में दूसरे टारगेट की तरफ बढ़ जाना। आती रहेंगी वैकेंसीज, ऐसा नहीं है ये अंतिम और लास्ट है, ठीक है, आएगी और आएगी वैकेंसीज। लेकिन पहले जो स्ट्रेस, जो उम्मीद, जो खुद से उम्मीद, घर वालों की उम्मीद आपसे है कि एक बार मैं किसी नौकरी में आ जाऊं, वो आप पूरी कर लीजिए। उसके बाद जिंदगी में बहुत सारे नए रास्ते खुल जाएंगे। समय समय पर हम इसी प्रकार से आपको कंटिन्यू, मैं एग्जाम तक आप लोगों के साथ जुड़ा रहूंगा। जहां भी कोई चीजें नई मुझे देख करने को मिलेगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने स्टेटस से शेयर करें, और गार्गी क्लासेस के ऑनलाइन एप्लीकेशन पर अगर टेस्ट सीरीज का और आपको किसी प्रकार की किसी हेल्प की नीड पड़े, आप उसको डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, और 24 आवर कभी भी आपको किसी कंटेंट से रिलेटेड, किसी और चीज से संबंधित कोई प्रॉब्लम आए, आप मुझे बताइए, मैं जितना संभव हो सकेगा उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को।